सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सभी लोग। तो राइजिंग ऑफ मॉडर्न मैन इन मुरीमल के एक और नए एपिसोड में तुम लोगों का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में तुम लोगों ने देख ही लिया था, जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी की टेक्नीशियंस थे उन सभी को उठाने वाले बच्चे की जो ने अच्छी तरीके से क्लास लगा करके उसको होमवर्क दे करके घर में भेज दिया था। और बच्चे के जाते के साथ ही जितने भी टेक्नीशियंस थे वो भी सारे सारे आज़ाद हो गए थे और जितने भी ट्रेटर्स थे उन सभी को भी सजा मिल गई थी। फिर ये हो जाने के बाद जो सारे सारे एम्प्लॉयज़ के मूड को फ्रेश करने के लिए अपने गेट टू नो सेरेमनी का अनाउंसमेंट करता है, जिसके अंदर की सारे एम्प्लॉयज ही इंजॉय करने वाले थे। तो आज हम वही चीज को देखने वाले हैं और आगे का आर्क का सेटअप भी होगा। तो चलो बिना किसी देर के हम आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमें जो के अनाउंसमेंट करने के बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जो की फैमिली भी पोयंग लेक के पास अब पहुंच चुकी है। जो की छोटी बहन आसपास की चीजों को देख करके एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या ये सारी की सारी चीजें मेरे दूसरे भाई से बिलोंग करती है। जो कि छोटी बहन के ऐसा बोलने के बाद जो कि पूरी फैमिली आसपास की जगह को थोड़ा सा घूमती है, जहाँ घूमते घूमते जो कि पापा जी सोच रहे होते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा सोच रखा था कि हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर्स कैसा होगा, लेकिन ये सभी चीजें तो मेरी इमेजिनेशन से भी बढ़ के है। क्या सच में कोई गेट टू नो सेरेमनी कोई इस जैसे जगह पे हो सकती है। जो के बाबूजी के ऐसा सोचने के बाद जो का बड़ा भाई जो के बाप से बोलता है, फादर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, ब्लू स्काई शॉर्ट्समैन हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। जो के बाबूजी भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज के इस जैसे दिन पे हमें जरूर से ही अपने पैरों को थोड़ा सा बिजी रखना चाहिए। जो के बाबूजी के ऐसा बोलने के बाद जो की मम्मी सामने आती है और जो के बाबूजी के हाथ को पकड़ के बोलती है, चलिए जल्दी से चलते हैं डार्लिंग। जो का बाबूजी जो की मम्मी की बात को सुन के सोचता है, मेरी स्टबर्न वाइफ ने क्या मुझे सच में डार्लिंग कहा। जो का बाबूजी ऐसा सोच के हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए थी। चलो जल्दी से हम अपने छोटे बेटे और यंग लेडी गॉक को देखने चलते हैं। जो की बहन यंग लेडी गॉक सुन के एम्बैरस होते हुए बोलती है, अरे आप ऐसे तो ना बोलिए, आपने तो मुझे गूज़बम्स दिला दिया था। जो का बाबूजी ये सुन के जो की मम्मी और इसको दोनों को ही हक करते हुए बोलता है, अरे आज का दिन तो इतना ज्यादा जॉयफुल है जो कि हमारी लाइफ के जितने भी सौरों और दुख भरे दिन थे उन सभी को भुला दे। जो कि बहन बोलती है, अरे फादर बस बस बहुत हो गया, अब जाने भी दो, मुझे शर्म आ रही है ना। इनके ऐसे फैमिली मूवमेंट के बाद यहाँ पे ईलोंग आता है जो कि जो के फादर को एल्डर करके एड्रेस करता है, जिसको सुन के जो के बाबूजी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे फादर कहो। ईलोंग इससे पहले कि इस बात पे कोई सफाई देता उतने में ही जो के फादर बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे स्टेप फादर की कसम खाने को कहा था। मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से बर्ताव इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी मेरे बेटे के ही जैसे हो, इसीलिए हमें थोड़ा सा क्लोज आ ही जाना चाहिए। ईलोंग ये सुन के सोचता है, ये प्रोबेबली इस भरे दिन में मुझे ले जाएंगे और एक दो बाटली शराब पिला करके मुझे 3-4 घंटे क्राफ्टमैन की लाइफ के ऊपर कहानियां सुनाएंगे और फिर उसके बाद एकदम प्यार से स्माइल के साथ मुझसे कहेंगे, स्मिथी के काम को सीखने के बारे में क्या ख्याल है। ईलोंग ऐसा सोच के बोलता है, फादर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं स्मिथी के काम को नहीं सीख सकता। जो के फादर ऐसा सुन के और ज्यादा जिद नहीं करते हैं और ईलोंग से बोलते हैं, आखिर कोई पर्सन का हार्ट ऐसे ही सेम कैसे रहेगा, जब तक कि तुम यहाँ पे रह रहे हो तो कभी ना कभी तो तुम्हारा दिल चेंज होगा ही। बस इसके बारे में जरा सोचो सही, तुम्हारे वो बड़े बड़े हाथ हैमर को पकड़े हुए हैं, ये एकदम ही परफेक्ट होगा, एक ट्रू क्राफ्टमैन जो कि हेवेंस के द्वारा भेजा गया है। तुम्हारे वो थिक और मजबूत हाथ, एक मिनट, तुम्हारे हाथ के साथ ये क्या हुआ, आखिर ये ऐसे कोमल और नाजुक जैसे क्यों हो चुके हैं। ईलोंग ये सुन के पूरी कहानी एक्सप्लेन करता उससे पहले ही जो का बड़ा भाई ह्यूंग ईलोंग के पास आता है और घबराते हुए बोलता है, ग्रेट वॉरियर जांग, आखिर आपके हाथ ऐसे कैसे हो चुके हैं। ह्यूंग ऐसा बोल के सोचता है, मेरे परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट के इमेजिनेशन के ऊपर ऐसा कौन सा डिवाइन पनिशमेंट में गिरा जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई। ईलोंग गुस्से में बोलता है, अगर आपने एक और बार ये ग्रेट वॉरियर शब्द कहा तो फिर हमारे बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। ह्यूंग अपने मुंह के ऊपर ताला लगाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। ईलोंग बोलता है, हाँ तो फिर चलिए जल्दी चलते हैं ब्रदर, जो आप सभी के लिए इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से सीन कट होता है और हमें सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो की पूरी फैमिली पहुंच चुकी होती है, जिनको देख करके अपना जो भी बहुत खुश हो रहा होता
है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जो के फादर और फैमिली हेड एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने फैमिली हेड जो के फादर को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, जिसपे कि जो के फादर भी थैंक यू बोलते हैं, जिसको सुन के फैमिली हेड बोलते हैं एल्डर जो हमारे फैमिली के अंदर ग्रैंड एल्डर के पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो इस हिसाब से उनके पेरेंट्स भी नैनगॉम्स के लिए एल्डर्स ही हुए, इसीलिए आपको आपके पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। जो के फादर फैमिली हेड की इन सभी बातों को सुन के हंसते हुए बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब इनके ऐसे बातचीत के होने के बाद यहाँ पे सांगरोक, जियांगो और जीगल आता है, जिसमें कि अपना जियांगो तो मस्त अपना इंट्रोडक्शन दे करके अपने जो के फादर को ग्रीट करता है और जीगल अपने जो के फादर का हालचाल पूछता है और माफी मांगता है इस बात के लिए कि वो पहले इनसे मिलने के लिए नहीं आया। अब ये दोनों तो मस्त अपना बढ़िया से इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन अपना सांगरोक गुस्से में जो के फादर से बोलता है एल्डर आपने ऐसा क्यों किया। जो के फादर बोलते हैं अबे तेरे कहने का मतलब क्या है। सांगरोक बोलता है मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आपने इस हरामी जो हुआई को क्यों पैदा किया, इसके बजाय आप एक डीमन को पैदा कर लेते। सांगरोक का ऐसा बोलना ही होता है कि पीछे से जियांगो आता है और उसके सर के ऊपर टकली बजाते हुए बोलता है अबे आज इतना बढ़िया दिन है, आज के दिन में तू क्या ये फालतू सी हरकत करने वाला है, कम से कम आज तो शांत हो जा। सांगरोक चिढ़ते हुए बोलता है मैंने तेरे से कितनी बार कहा है मेरे को यूं सर के पीछे मत मारा कर। जियांगो बोलता है हाँ तो क्या मैं आगे मारूं। सांगरोक बोलता है सोवरिन मेरा कद्दू, तेरी ऐसे हरकतों के बाद तू अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का मेंबर ही क्यों नहीं बन जाता। इनके ऐसे झगड़े को देख करके फैमिली हेड चिल्लाते हुए बोलते हैं अबे तुम दोनों के दोनों ही गधे हो, अब अपना बकवास करना बंद भी करो। जियांगो ये सुनने के बाद फैमिली हेड से माफी मांगता है और सांगरोक भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वहीं इसके बाद जो के बाबा जी को कोई आवाज लगाता है फादर इन लॉ, वहीं इनको आवाज लगाने वाली और कोई नहीं अपनी प्यारी गोस्ट जिन गुहाई होती है, एक बढ़िया सी रेड ड्रेस में चुड़ैलों वाली चेहरा बनाते हुए। जो के बाबूजी सोचते हैं आखिर ये लड़की है कौन जो कि मुझे अचानक से यूं फादर इन लॉ बोल रही है। जो की बहन सोचती है वाओ मेरे पास तो दो सिस्टर इन लॉ है। अब सांगरोक बोलता है लगता है ये पहले से और भी ज्यादा पागल हो चुके हैं, अब ये जब इस तरीके की कोई ड्रेस पहनी है तो ये पहले से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। जियांगो बोलता है वाओ एक गोस्ट कलर्स में। ईलोंग बोलता है ना भाई तुम दोनों ही गलत बोल रहे हो, मेरे ओपिनियन में तो ये आज पहले से कुछ ज्यादा ही ह्यूमन के जैसे लग रही है। इन तीनों के ऐसे कमेंट को सुन के जिन इनको धमकाते हुए बोलती है अगर आज तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया तो तुम तीनों को ही मैं खत्म कर दूंगी। जिन फिर उन तीनों को धमका देने के बाद जो के बाबूजी से बोलती है मेरा नाम है जिन गुहाई, जो कि सेकंड वाइफ बनने वाली है। सेकंड वाइफ का सुन के जो के बाबूजी जो की तरफ देखते हुए सोचते हैं भले ये कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, लेकिन आखिर ये एक ही दिन में दो वाइफ को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। जो अपने बाबूजी को यूं अपनी तरफ घूरता देख करके बोलता है आप मुझे ऐसे मत देखो, मेरे से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये बस कहीं की एक पागल औरत है बस, इसीलिए इसको तो इग्नोर ही मारो। जो के फादर जो की सफाई सुन के बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या। जो बोलता है कम ऑन सर आप अपनी जगह पे बैठो, इस पागल औरत की तरफ ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर इनके ऐसे बातचीत के बाद मैनेजरली अनाउंसमेंट करते हुए बताते हैं यंग मास्टर हान बेक आ चुके हैं। फिर अनाउंसमेंट होते के साथ ये बंदा मस्त हीरो की तरह एकदम आइकॉनिक स्टाइल में चलते हुए एंट्री मारता है, जिसको देखते ही ईलोंग उसके पास भागते हुए आता है और बोलता है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ह्यूंगनेम, चलो मैं सभी को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सभी इधर ध्यान दो, ये है पैट्रियाज नॉर्थन सी स्नोस्टॉर्म आइस क्लैन के ग्रेट वॉरियर आइस गॉड। अपने साले के ऐसे इंट्रोडक्शन से तो भाई अपना जो पूरी तरीके से हंसे जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इसका साला शर्माते हुए सोच रहा होता है हिस्ट्री के वो ग्रेटेस्ट वॉरियर जो कि अपने एरा में पूरी तरीके से इनविंसिबल होते हैं उनको गॉड कहा जाता है, लेकिन मेरे जैसा कोई जो कि अनफैथमेबल रियलम तक भी नहीं पहुंचा है उसको आइस गॉड कैसे कहा जा सकता है। ऐसा सोच के ये ईलोंग से बोलता है अरे मेरे बारे में यूं बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, मैंने तो बस अपने ब्रदर इन लॉ से मजाक मजाक में एक निकनेम देने को कहा था और इस निकनेम से मुझे बुलाना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए। ईलोंग बोलता है मुझे पता है आपकी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर मैं आपको कैसे ना प्रेज करूं ह्यूंगनेम, आप जरूर से अपने उस सेक्लूजन वाले हार्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और एक दिन अनफैथमेबल रियलम तक पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए पहले से ही मैं आपको रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ। जो का साला बोलता है लेकिन फिर
भी तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। इसके ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे फैमिली हेड आते हैं और बोलते हैं ये तो नेचुरल सी बात है, इस जैसे एक दिन पे तुम लोग आपस में ऐसे बात करोगे और ये देखने में काफी ज्यादा मनोरंजक भी लगता है, लेकिन अब हो गया, आ जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। अपने फैमिली हेड के ये बोलने के बाद जो का साला इनके प्रेजेंस को सेंस करके पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि अपने फैमिली हेड की जो एनर्जी है वो जो के एनर्जी से पूरी तरीके से अलग होती है। इसके ऐसा सोचने के बाद इंट्रोडक्शन का जो सेशन होता है वो यहीं पर ही खत्म होता है और फिर पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन भाई अपनी जिन जो से गुहार लगाते हुए बोलती है, जो हुआ ओपा, क्या आप सच में मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हैं? फैमिली हेड जिन की ये बात को सुनते के साथ ही जियांगो को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, जियांगो जल्दी से एक गाली देने वाली औरत को यहाँ से बाहर लेके जा। ईलोंग और जियांगो ये सुनते के साथ ही जिन को उठाते हैं और घसीटते हुए बाहर लेकर के जाने लगते हैं। वहीं जिन इनके ऊपर चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। फिर जिन के वहां से चले जाने के बाद फैमिली हेड बोलते हैं, अभी के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है डेट को सिलेक्ट करना। हमें उस दिन को अवॉइड करना पड़ेगा जिस दिन डबल नाइन्थ फेस्टिवल है। जो कि बाबूजी भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें कोई भी डेट चलेगी जब तक वो डबल नाइन फेस्टिवल के दिन और हर एक फैमिली के डेथ एनिवर्सरी के दिन नहीं आती। अपने ही उनका बड़का भैया भी बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर डेट के बारे में बात हो जाने के बाद ये लोग वेडिंग गिफ्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर इन सभी चीज़ों के बारे में बात हो जाने के बाद फैमिली हेड बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज़्यादा लंबी वेडिंग डिस्कशन को नहीं देखा है। इसके बाद जो बोलता है, चलिए ठीक है, फिर आप सारे के सारे मिलकर खाना खाते हैं। जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी स्टाफ हैं उन सभी ने मिलके आप सभी के लिए कुछ ना कुछ तैयार किया है, उनको एंजॉय कीजिए। ये सुन के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। जो कि छोटी बहन बोलती है, मुझे बर्गर चाहिए। और फिर इनके इसी डिस्कशन के साथ यहाँ का सीन कट होता है और हमें कुछ समय बाद एक और मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो और इसके सारे स्टाफ के बीच में हो रहा होता है। जहाँ पे जो जियांगो से पूछता है, क्या यहाँ पे लू फैमिली मैनर के अंदर कोई हरकत हुई है? जियांगो बोलता है, नहीं, वहाँ पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो फिर जियांगो का आंसर को सुनने के बाद अपने ईलोंग से पूछता है, तो ईलोंग बोलता है, मैंने जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया था वैसे लोगों को वहाँ पे तैनात कर दिया। हालांकि जितने भी हमारे बिट्रेइंग एग्जीक्यूटिव थे वो सारे लू फैमिली मैनर के अंदर तो वापस गए, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं गया। जो ये सुन के सोचता है, मुझे कॉफ़ी के इम्पोर्टेंट रूट्स और मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स चाहिए सीक्रेट मेरेडियन से, क्योंकि इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो कोका कोला और आइस कोले लिकर से कोई ज़्यादा कम नहीं होगी। हालांकि ये बंदा है कौन जिसने कि मुझे कॉफ़ी और शुगर दिखाया मुझे डराने के लिए, जिसका मतलब तो यही है कि उसको पता है कि मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड का बंदा हूँ। नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है उसको ये बात के ऊपर शक होगा, जिस वजह से उसने मुझे बस प्रवोक करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के गुड्स को दिखाया। या फिर शायद से ऐसा भी ना हो, यहाँ पे जरूर से ही कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उसने मुझे मॉडर्न वर्ल्ड के उन सभी आइटम्स को दिखाया जहाँ पर कि हमारा जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं पहुँच सकता। जो जितने में इन सभी बातों को सोच रहा होता है उतने में ईलोंग बोलता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही होंगनिम, आप क्यों ना जोकलैंड हेवनली मार्शल कॉर्प्स को मोबिलाइज करें और इन सभी से एक ही बार में छुटकारा पा ले। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप भी इस वाले फाइट में उतर जाएं तो फिर उन सभी हरामी लोगों से छुटकारा पाना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ईलोंग की बात को सुनकर जियांगो भी बोलता है, मैं इसकी बात पे एग्री करता हूँ, ये हरामी लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी एबिलिटी है, जो कि इन्होंने जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी की एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सभी को एक ही बार में रिक्रूट कर लिया। इन सभी कमीनों को यूं ही आसानी से क्यों जाने देना, जबकि ये लोग आगे जाकर के और भी ज्यादा गलत काम कर सकते हैं। अगर आप सच में इस मार्शल वर्ल्ड के एक लीडर होने का क्लेम करते हैं तो फिर आपको इन सभी को यूं इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। जो इन दोनों की बात को सुन के बोलता है, आखिर तुम लोगों को डार्क मर्चेंट्स के बारे में कितना पता है? जियांगो बोलता है, मैंने इनके बारे में इतना सुन रखा है, ये लोग एक नंबर के हरामी लोग हैं, जो कि एक बार सेंट्रल प्लेन्स के बिजनेस वर्ल्ड को शैडोज में रह करके मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। जो बोलता है, ये तो उनके बारे में बड़ी सिंपल सी बात हो गई, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो लोग डायरेक्ट इंपीरियल पावर तक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि एम्परर तक को रिप्लेस कर सकते हैं। जो कि इस बात को सुनते के साथ ही ईलोंग और जियांगो पूरी तरीके से हैरान होते हैं और जियांगो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग एम्परर्स तक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आखिर ये छोटे मोटे मर्चेंट्स के पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई जो कि ये लोग एम्परर्स तक को रिप्लेस कर सकते हैं? जो बोलता
बोलता है ये मार्शल वर्ल्ड का जो हिस्टोरिकल ग्रेट वॉर है उसका राइज एंड फॉल इन्हीं के हाथों में था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स हो जो कि इन डार्क मर्चेंट से कभी भी सपोर्ट रिसीव ना किया हो। जियांगो ये सुन के गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है ये कौन सी बकवास सी बात है। इन वॉर्स में काउंटलेस ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपनी लाइफ को गवा देते हैं, लेकिन इन वॉर्स की विक्ट्री बस और बस इन मर्चेंट के सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। फिर तो ये मार्शल आर्टिस्ट की ग्लोरियस विक्ट्री इसके ऊपर एक धब्बे की तरह है। जियांगो जो इतनी बातों को सोच रहा होता है जो इसकी सारी बातों को पढ़ लेता है और बोलता है तुम क्या सच में ऐसा सोचते हो। जियांगो बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी ये जो बातें हैं वो उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो कि ओनर के साथ मरे हैं वो काफी ज्यादा ही छोटी है। जो बोलता है काश की ये वॉर इतनी ज़्यादा रोमांटिक होती, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ये बोल के सोचता है डार्क मर्चेंट के बारे में फर्स्ट सीक्रेट एल्डर जो गैंग से मैंने जितनी भी कहानियां सुनी हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जो कि नॉर्मल वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग से तो बिल्कुल ही परे है। अगर इसको पता होता कि हिस्टोरिकल ग्रेट फोर्सेस के लीडर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत की है सपोर्ट को गेन करने के लिए तो फिर ये ऐसी बातें नहीं कहता। भले ये मुरीम अलायंस का मार्शल एम्परर क्यों ना हो या फिर हेवनली डीमन हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट का, ये सारे के सारे ही सेम हैं। एक तरफ जहां जो इन सभी बातों को सोच रहा होता है वहीं जियांगो सोच रहा होता है भले ही इनको डार्क मर्चेंट्स कहते हैं लेकिन ये मर्चेंट्स ही तो हैं बस। लेकिन इस मार्शल वर्ल्ड को जो एब्सोल्यूट रूलर डोमिनेट करता है वो क्या सच में कोई छोटे से मर्चेंट से सपोर्ट मांगने के लिए जाएगा? और तब क्या जब ये लोग कोई प्रॉब्लम को खड़ी करेंगे तब क्या उन्हें इनको अपने ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ पनिश नहीं करना चाहिए? जियांगो का ऐसा सोचने के बाद जो बोलता है आखिर तुम इनको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? वो लोग लिटरली डार्क मर्चेंट्स हैं। अगर वो लोग फोर्स होते तो नेचुरली उनके पास एक बेस होता, लेकिन उनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जरा एक बार इसके बारे में सोचो, अगर एक फुल स्केल वॉर हो गई मुरीम अलायंस और डार्क मर्चेंट के बीच में तो फिर ये डार्क मर्चेंट्स एकदम ही शांति से सांगसी में जो मुरीम अलायंस का बेस क्या उसके अंदर जितना भी चावल है वो सारा का सारा कहीं और पे शिफ्ट करवा लेंगे और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बात रही चावल की। यहाँ पे और भी बाकी सारे नेसेसरी आइटम है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जैसे कि सॉल्ट, अल्कोहल और एनिमल के प्रोडक्ट्स और फैब्रिक और ऐसी ही और भी कुछ मटेरियल्स। इसके अलावा तुम लग्जरी आइटम्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, जैसे कि सिल्क्स और स्पाइसेस? जियांगो जो कि इन सभी बातों को सुन के सोचता है अगर जो हुआ ने अभी जितनी भी बातें कही उन सभी चीजों के ऊपर डार्क मर्चेंट कंट्रोल कर सकते हैं फिर तो वॉर का क्या ही होगा। जो बोलता है इसके ऊपर शक भी मत करना, उनके लिए एक प्रोविडेंस को नीचे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही तुम्हें यह मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड ऊपर से देखने में कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव लगता हो, लेकिन इन्होंने कभी भी डार्क मर्चेंट को डिफीट नहीं किया। जो कि भाई इन सभी बातों को सुन के जियांगो का रिएक्शन देखो, ये कितना ज्यादा हैरान है, लेकिन भाई अपना इलोंग पते की बात करता है। ये बोलता है भले ये लोग डार्क मर्चेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जरूर से ही कोई ना कोई एक मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी आउटर वर्ल्ड में जो कि इनके कामों को करती होगी। जो बोलता है यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से वो मुझे रिक्रूट करना चाहते हैं। नहीं अगर मैं कहूँ तो किसको ही पता है, टियानवा चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स पहले से ही उनकी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो। इलोंग ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है ये इतनी बड़ी मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल प्लेन्स को डोमिनेट करती है वो बस एक्सटर्नल ग्रुप है इन डार्क मर्चेंट्स का। जो बोलता है आखिर वो लोग हमें रिक्रूट क्यों ही करना चाहेंगे इतना बड़ा रिस्क लेकर के, जबकि हमारा इन्फ्लुएंस यंगाटे रिवर के नॉर्थ में अभी फैलना शुरू ही हुआ है। ये तो एकदम ही ऑब्वियस सी बात है, वो लोग हमें अपना कवर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। जो का ऐसा बोलना ही था कि यहाँ पे जीगल आता है और बोलता है चेयरमैन यहाँ पे एक विजिटर आया है। जो बोलता है कौन है ये? जीगल बोलता है ये गु योन चियोल है। जो गु योन चियोन का नाम सुन के हैरान होते हुए बोलता है मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन। जो ऐसा बोल के हमें ये गु योन चियोन के बारे में बताता है ये बंदा मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का ओनर है, एक मैसिव मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि टियानवा चेंबर ऑफ कॉमर्स से सेंट्रल प्लेन्स में डोमिनेंस के लिए फाइट करती है। ये कोई ऐसा बंदा है जिसको कि 3 गॉड्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है अगर बात आती है बिजनेस रियलम के अंदर तो। जो इस बंदे के बारे में ऐसा बता के जीगल से बोलता है उनको एकदम इज्जत से अंदर लेकर के आओ, नहीं छोड़ो मैं खुद ही उनसे पर्सनली जाके मिलता हूँ। जो इससे पहले कि गु योन चियोन से मिलने जाता उतने
बोलने में ही ये बंदा सीधा अंदर आ जाता है और बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ चुका हूँ। जो गु यूनचोन को देख करके उसको ग्रीट करता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है जोगलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के तौर पे। गु यूनचोन बोलता है मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूंगा आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है हमारे फर्स्ट एल्डर के साथ। जो इस बंदे के मुंह से ऐसा सुन के हैरान होते हुए बोलता है क्या आप? गु यूनचोन बोलता है हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, मैं इस एरा का सीक्रेट एल्डर हूँ ना। इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन में आगे बढ़े, यहाँ पे जिन गुहाई का दुख देखो भाई, ये चांदनी रात में कैसे दूसरों को परेशान कर रही है रो रो के। वहीं अपना जीगल काली आंखों के साथ इसके ऊपर चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता ना। हम जो पे आते हैं जहाँ पे वो हैरान होते हुए सोच रहा होता है मैंने तो मजाक मजाक में कहा था टियानहुआ चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर मोजिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में से कोई एक सीक्रेट मेरिडियन के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये रियलिटी भी हो सकती है। गोयोन बोलता है चलो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है फर्स्ट सीक्रेट एल्डर के साथ। जो बोलता है मैं उनका सक्सेसर हूँ। गोयन जो कि सक्सेसर वाली बात को सुनकर हैरान होते हुए सोचता है क्या ये जोगलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन जूनियर सॉर्ड गॉड दुनिया में फेमस नहीं है सॉर्ड गॉड के डायरेक्ट डिसाइपल होने के लिए? आखिर इस जैसा एक पर्सन लेजेंडरी फर्स्ट सीक्रेट एल्डर का सक्सेसर कैसे हो सकता है, वो भी अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम का? गोयन ऐसा सोच के जो से बोलता है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? जो बोलता है अरे मैं मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के सामने मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ जो कि सेंट्रल प्लेन्स के आधी पावर्स को होल्ड करके रखता है। गोयोन सोचता है भले ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही कि इसको सारे कोड वर्ड्स पता है जो कि फर्स्ट सीक्रेट एल्डर्स ने बनाए थे। इस बात को सोच के ये जो से बोलता है चलो फिर ठीक है मुझे एक बात बताओ क्या ये सच में वही है जो कि फर्स्ट सीक्रेट एल्डर ने कहा था? जो बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? गोयोन बोलता है क्या तुम ही वो नहीं हो जो कि फर्स्ट सीक्रेट एल्डर के ऑर्डर का यूज करते हुए हमारे सीक्रेट मेरिडियन के जितने भी टारगेट्स थे उन सभी को हटवा दिया और सारी एक्टिविटीज को रुकवा दिया? जो बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है सबसे पहले तो फर्स्ट सीक्रेट एल्डर और उनके साथ कुछ और एल्डर्स थे जिनको कि 7 रेनबोज कहा जाता है, उन्होंने मिलकर एक अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम को सेटअप किया। एक इविल फोर्स जिसको कि रेड लोटस के नाम से जाना जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि इंपीरियल पैलेस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करके रखती थी और वर्ल्ड को डिस्टर्ब करती रहती थी। लेकिन क्योंकि सीक्रेट मेरिडियन ने कैसे भी करके रेड लोटस ग्रुप को फाइनली डिफीट कर दिया जिससे कि वो खुश तो बहुत होंगे, लेकिन अगर वो आज जिंदा होते तो फिर ये देख करके वो काफी ज्यादा निराश होते कि उनका बनाया हुआ सीक्रेट मेरिडियन बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते से वो काफी ज्यादा हेट करते थे। जो कि मुझसे इन सभी बात को सुनकर गोयुन गुस्से में सोचता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हम सीक्रेट मेरिडियन के मेंबर्स का साथ उन कमीने डेविल के इनकारनेशंस के साथ कंपेयर करने की। इसके ऐसा सोचने के बाद जो कंटिन्यू करते हुए बोलता है रॉयल फैमिली और गवर्नमेंट ऑफिशियल को मनी के पावर के साथ कंट्रोल करना और जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सभी को अंडरकवर एजेंट का यूज करते हुए अपने अंदर मिला लेना, ये सारे वो मेथड हैं जो कि रेड लोटस ग्रुप यूज किया करते थे। उसके अलावा क्या तुमने कभी भी स्पाइस को अलग अलग फोर्सेस के बीच में भेज करके उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके उनके बीच में वॉर करवाने की कोशिश की है? जो ऐसा बोल के सोचता है एक मर्चेंट के लिए वॉर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि फॉर्चून बहुत ही ज्यादा जल्दी बनता है। वो टिपिकल क्राइम जो रेड लोटस ग्रुप किया करती थी वो है कॉमन लोगों की लाइफ्स को कुछ भी ना समझना। वो लोग वॉर कभी भी यूं ही स्टार्ट कर देते थे अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। जिन लोगों को भी अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो फिर उनको इस सीक्रेट के बारे में पता ही होगा। डार्क मर्चेंट अलग अलग फोर्सेस के बीच में फूट डलवा करके वॉर करवाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद जबकि सीक्रेट मेरिडियन ने अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम के वर्ड पूरी तरीके से कॉन्करर कर लिया है, फिर भी ये सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं। जब मैं नाइट बटरफ्लाई के पास गया और उनसे अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम को लेकर के थोड़ी सी इंक्वायरी की तब मैं ये जान के काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ डार्क मर्चेंट इवन नेशंस के बीच में जो वॉर होती है उसको तक मैनिपुलेट करती है। जो इन सभी बात को सोच के गुयुन से बोलता है चलो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ आखिर कैसे इस एरा का सीक्रेट मेरिडियन उस रेड लोटस ग्रुप से अलग है जबकि वो भी इस वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया करती थी बार बार। जो कि इस बात को सुन के गुयुन चीखते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है हमारे सीक्रेट मेरिडियन ने क्या प्राइस पे किया है रेड लोटस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तुम्हें हमारे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता
है ना, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम्हारे वो आइडियल्स भले ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन रियलिटी कुछ ज़्यादा ही भयानक है। हाँ भाई, मैं भयानक ही बोलूँगा क्योंकि मुझे केचप की बात नहीं करनी। जो ये सुन के सोचता है ये मुझे आइडियलिस्टिक बोल रहा है। ये जो कुछ सीमाएं बनाई थी एल्डर जोगैंग ने, वो उनकी इंटेंशन थी, मेरी नहीं। अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं जरूर से ही सीक्रेट मेरिडियन और हमारे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को एक साथ मिला करके रख देता। जो ऐसा सोच के गोयुन से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। गोयुन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। जो बोलता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जब तुमने हमारे वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस को चुरा लिया था और एक छोटे से अंडरकवर एजेंट को भेजा था मुझे रिक्रूट करने के लिए, जूनियर स्वॉर्ड गॉड को रिक्रूट करने के लिए। आखिर तुम मुझे और मेरे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को इतना ज्यादा कैसे लुक डाउन कर सकते हो जो कि तुमने कोई इस तरीके की हरकत की। गोयुन बोलता है एक छोटा सा अंडरकवर एजेंट, कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है। वो बच्चा अगला कैंडिडेट है सीक्रेट एल्डर बनने का। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर सीक्रेट मेरिडियन तो जरूर से ही बर्बाद हो जाएगी। जो ऐसा बोलने का रीजन अपने थॉट्स के जरिए हमें बताता है। आखिर कौन सा ऐसा सीक्रेट एल्डर होता है जो कि अपने ओपोनेंट की टेंडेंसी और उसके साइकोलॉजी तक को नहीं समझ सकता। गोयुन बोलता है क्या तुम मरने से डरते नहीं हो। जो बोलता है मैं भी तुमसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था, आखिर तुमने खुद को जूनियर स्वॉर्ड गॉड के सामने कैसे एक्सपोज कर दिया। तुम्हें क्या इसके बारे में नहीं पता, हमारा जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स और मुरीम अलायंस आपस में अलाय हो रखी है और हम दोनों मिलके मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या क्या कर सकते हैं। गोयुन ये सुन के हंसते हुए बोलता है क्या तुम सच में फर्स्ट सीक्रेट एल्डर के ही सक्सेसर हो। जो बोलता है क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या। गोयुन बोलता है हम डार्क मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद को तभी रिवील करते हैं जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम हमारे ओपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ तुम और तुम्हारा ये जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स जल्द ही अपने इन्फ्लुएंस को खो देंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जो बोलता है वाह कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तुझे तो अपने मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में पहले चिंता करना चाहिए। गोयुन हंसते हुए बोलता है इस बात से तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है तू डेफिनेटली फर्स्ट सीक्रेट एल्डर का तो सक्सेसर नहीं हो सकता। जो बोलता है क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया। गोयुन वहां से जाते हुए बोलता है हमारी डार्क मर्चेंट कभी भी रिवील्ड डिस्गाइज को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं करते अभी, और इसी वक्त से इस दुनिया में कोई भी मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। गोयुन ऐसा बोल के वहां से गायब होने के लिए अपनी मार्शल पावर्स का यूज करता है, जिसको सेंस करके जो हैरान होते हुए बोलता है ये तो अनफैथमेबल रियलम की कल्टीवेशन है। ये सिचुएशन को देख करके एल्डर जोगैंग बोलते हैं मुझे तुम्हें इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। ये सुन के जो बोलता है नहीं एल्डर जोगैंग आपको कोई भी जरूरत नहीं है माफी मांगने की, ये मेरी ही गलती है, मुझे आपकी बातों को ढंग से सुनना चाहिए था और सीक्रेट मेरिडियन की सारी बातों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है कि मैंने इनको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। इसके बाद पीछे से इलोंग बोलता है क्या ये सच में पॉसिबल भी है। सांगरोक बोलता है वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। इलोंग एक्सप्लेन करता है इसने कहा कि ये मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देगा जो कि पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है। इवन हमारे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कि बस और बस 2 ही प्रोविडेंस में अभी तक सेटल हुआ है, आनहुई और जांगसी, इसको तक अपने सारे ट्रेसेस को इरेज करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे कितने सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, सबऑर्डिनेट्स और फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि इनसे किसी भी तरीके से एफिलिएटेड होंगे, और उन सभी न्यूमेरियस बिजनेस पार्टनर्स के बारे में क्या, उस ट्रस्ट के बारे में क्या जो कि मैनेजर्स ने इतने लंबे समय की मेहनत के बाद बनाया है। ये अभी कह के गया कि ये सारी चीजों को एक ही बार में खत्म कर देगा, क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है। जीगल भी बोलता है मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स हमसे लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इस जैसे जाइंट को ये इतनी आसानी से यूं खत्म करने की बात कर रहा है, ये तो सच में अनरियलिस्टिक ही है। जो बोलता है ये पॉसिबल है। इलोंग बोलता है लेकिन आप जरा इसके ऊपर ध्यान से सोचिए ना, लॉजिकली ये कैसे सेंस भी बना सकता है कि ये इतनी आसानी से इतने बड़े जाइंट को यूं खत्म कर देंगे। जो बोलता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही भोले हो। ऐसा कहा जाता है डार्क मर्चेंट हमेशा ही रिट्रीट करने को तैयार होता है जब वो कोई भी डिस्गाइज में जाता है। तो आखिर उस कमीने ने ऐसा कब कहा कि वो सारे अपने डिस्गाइजेस को ही खत्म कर देगा। उसने बस ऐसा कहा है मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स इस दुनिया में अब और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर सिंपली मैं तुम लोगों को बताऊं तो इसके कहने का यही मतलब है, या तो ये अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स को टियानुआ चेंबर ऑफ कॉमर्स
कॉमर्स को बेच देगा या फिर इसको एक नए नाम से बिल्कुल ही नए तरीके से चलाएगा। ईलोंग बोलता है सीरियसली ह्यूंगनिंग हम कोई गधे नहीं है जो कि इन चीज़ों को हम नोटिस ना कर पाए। जो बोलता है अगर मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स को टियानहुआ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बेच दिया जाता है तो फिर किस आधार पे तुम इनके ऊपर अटैक करोगे? क्या तुम इनके ऊपर इस आधार से अटैक करोगे कि ये सीक्रेट मेरिडियन के एक और चेहरे हो सकते हैं? ईलोंग ये सुन के गुस्से में बोलता है आखिर ये सेंट्रल प्लेन्स के इतने बड़े बड़े एब्सोल्यूट बींग्स इतने गंदे गंदे टैक्टिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ईलोंग के ऐसे रिएक्शन को देख करके जो सोचता है जिन लोगों के पास पावर थी वो लोग हमेशा से ही ऐसे थे। क्या होता अगर इसको मॉडर्न वर्ल्ड के पॉलिटिकल स्कीम्स, कंस्पिरेसीज और बिट्रियल्स के बारे में पता चलता तो उन सभी चीज़ों के जानने के बाद आखिर इसका एक्सप्रेशन किस तरीके का होता? ये सेंट्रल प्लेन्स इस तरीके का वर्ल्ड है जहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं और इसकी हेलिस अपीयरेंस मॉडल वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है। जो कि सोचने के बाद जियांगो बोलता है आखिर हमारा नैनगोम क्लैन क्या करे? जो बोलता है जितने भी एजेंट्स हैं तुम उन सभी से निपटो। जियांगो ये सुन के बोलता है चलो फिर ठीक है मेरी तरफ से ये हो जाएगा। जो बोलता है यहाँ पर जरूर सही मुरीम अलायंस के अंदर भी उन कमीनों के स्पाइज होंगे। जीगल बोलता है हाँ तो फिर ठीक है मैं उनको लेटर भेज करके बता देता हूँ। जो एक किताब निकाल करके उसके अंदर कुछ लिखते हुए बोलता है नहीं वो काम नहीं करेगा, तुम्हें खुद से वहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको अपने साथ लेकर के जाना। जो लिखे गए पेज को फाड़ के जीगल को देते हुए बोलता है ये सीक्रेट मेरिडियन के वो कोड वर्ड सिस्टम है, मैंने इसके अंदर मीनिंग के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी अटैच कर दिया है फुट नोट के साथ। अगर तुम कहीं पर भी इन कोड वर्ड्स को लिखोगे तो फिर वो लोग खुद ही से चलते हुए सामने आ जाएंगे। जीगल इन सभी चीज़ों को देख करके बोलता है आखिर तू इन सभी चीज़ों को सीखता कहाँ से है? जो बोलता है तुम भूल गए क्या, मैं तो एक जीनियस हूँ। जीगल सोचता है ना भाई ना, अगर कोई बंदा जीनियस है तो फिर कोई इस तरीके का काम थोड़ी कर सकता है। जीगल इन बातों को अपने मन में ही सोचता है और जो से बोलता है चलो फिर ठीक है मुझे तो बस मुरीम अलायंस ही जाना है ना। जो बोलता है बिल्कुल। जो फिर जीगल को ऑर्डर दे देने के बाद ईलोंग से बोलता है तो अब जब तक के लिए मैं और जीगल यहाँ पे नहीं हैं, जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी ऑपरेशन हैं उन सभी ऑपरेशन को हमारे चीफ जियांग संभालेंगे। ईलोंग ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है लेकिन भाई ये मैं कैसे करूंगा? जो बोलता है वाइस चेयरमैन जीगल को छोड़ दिया जाए तो फिर तुम ही यहाँ पे सबसे रिलायबल पर्सन हो चीफ जियांग, तो इसीलिए अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ और इस बार तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए। ईलोंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है ह्यूंगनिम क्या सच में? जो बोलता है हाँ बिल्कुल भाई मैंने कभी झूठ बोला है क्या? ईलोंग बोलता है लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? जो ये सुन के मुस्कुराते हुए सोचता है डार्क बिजनेस रियलम का एब्सोल्यूट रूलर मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन गु युनच्योन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा फर्स्ट सीक्रेट एल्डर जो गैंग का सोल मेरे अंदर रहता है। जब तक कि उस कमीने को इसके बारे में पता नहीं चलता वो जरूर से ही सफर करेगा मेरे हाथों से। वही भाई जो ये सोचते सोचते जो एक्सप्रेशन बना रहा है वो एक्सप्रेशन को तो देखो भाई, उसको देख करके भाई इन दोनों का क्या रिएक्शन है। जो ऐसा सोच के बोलता है मेरे लिए एक ह्यूमन मास्क को मंगाओ, नहीं शायद से ये भी काम ना करे। नैनगोम ह्यूंगनिम यहाँ पे सबसे बढ़िया बॉडी अल्टरेशन आर्ट का एक्सपर्ट कौन सा है? सांगरोक ऐसा सुन के चीखते हुए बोलता है आखिर तुम इन सभी बातों के बारे में इस कमीने से कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें इन सभी के बारे में मुझसे पूछना चाहिए। जो बोलता है तुम किसी को जानते हो? सांगरोक बोलता है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस के बारे में पता ही होगा। जो बोलता है 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस, आखिर वो कौन है? सांगरोक बोलता है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट बिच। सांगरोक के ऐसा बोलते के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हमें जो को नए कपड़ों के साथ हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे शॉर्ट पे उड़ते उड़ते हुए सोच रहा होता है ह्यूमन स्किन मास्क अनफैथमेबल रियलम के एक्सपर्ट्स के सामने बिल्कुल भी वर्क नहीं करता क्योंकि वो लोग इंटेंट गाइडेंस का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मुझे अंडरग्राउंड बिजनेस रियलम में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ह्यूमन स्किन मास्क से भी ऊपर बढ़ के एक हाई लेवल की टेक्निक चाहिए जिसको कि बॉडी अल्टरेशन आर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ह्यूमन स्किन का यूज करके डिस्गाइज करने के बजाय अपने इनर क्यूआई का यूज करके अपने फेस के स्ट्रक्चर को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो जाकि सामने वाले को पता ही ना चल पाए। जो ऐसा सोचते सोचते एक सिटी के पास पहुंच जाता है और उसको देख करके बोलता है लगता है यही वो जगह है। जो उस जगह पे सीधा जाने के बजाय सोचता है क्या यहाँ पे सच में ऐसी कोई औरत है जो कि जिन गुहाई से भी ज्यादा पागल हो सकती है। जो ऐसा सोच के सांगरोक की बातों को याद करता है जहाँ पे उसने बोला था अगर तुम सोच रहे
रहे हो यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी जिन गुहाई से भी ज्यादा क्रेजी पर्सन नहीं है, फिर तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ पे जरूर से भी उससे भी ज्यादा क्रेजी पर्सन है। मैंने ये सुन रखा है 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस ओकेजनली साउथर्न जांगसी प्रोविडेंस के चौनी काउंटी के अंदर दिखती रहती है। और मुझसे ये मत पूछना क्यों, क्योंकि वो बस एक एक्सक्लूसिव बिच है। चलो अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, तुम उसको ढूंढोगे कैसे। वेल तुम यहाँ पे खुद ही एक हनी पॉट हो। उसको जो चाहिए तुम पेश करो, वो खुद ही भागते भागते तुम्हारे पास आएगी। जो बोलता है हनी पॉट, तुम्हारा उससे क्या मतलब है। सांगरोक बोलता है क्या ये पूरी तरीके से ऑब्वियस नहीं है। अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की वो क्रेजी बिच बॉडी अल्टरेशन आर्ट को मास्टर करने के बाद क्या ही करेगी। वो हैंडसम यंग नोबल्स के साथ इधर उधर घूमती रहती है और उनका चूतिया काटती है। स्पेशली वो हद से ज्यादा पसंद करती है स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट से एनर्जी और क्यूआई को एब्जॉर्ब करना। उसके ऐसे डिस्क्रिप्शन को सुन के उसको यूं अंडरएस्टिमेट मत कर लेना। उसके नाम के पीछे जो ये एम्प्रेस लगा हुआ है वो किसी रीजन की वजह से ही लगा हुआ है। वो एक अंडरस्टैंड रियलम की मार्शल मास्टर है। भले ये तुम्हारे सामने कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी ये मैटर करता है। जो सांगरोक की बातों को सुन के बोलता है ना भाई ना, क्या तुम मुझसे कह रहा है कि मैं एक हनी ट्रैप को सेटअप करूं। सांगरोक बोलता है तुम सबसे पहले तो इतने ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे स्ट्रेंथ के तो क्या ही कहने। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज होगा अगर वो कुतिया तेरे पीछे ना आई तो। बस तू अपने आप को वहां पे दिखा, वो खुद ही भागते भागते तेरे पास आएगी। जो सांगरोक की इन सभी बातों को याद करके फाइनली काउंटी के अंदर जाने लगता है। इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा पैनल को दिखाया जाता है जहां पे भाई अपना ईलोंग इतने सारे डॉक्यूमेंट को देख करके पूरी तरीके से हैरान हो रखा होता है ना। हम जो पे दोबारा से आते हैं जहाँ पे वो चोयांग काउंटी में जैसे ही एंटर करता है वैसे ही सीधा वाइन फॉरेस्ट इन के पास चला जाता है, जहाँ पे एक वेटर जो का वेलकम करता है और उसको एक सीट देता है। जो भी टेबल पे बैठने के बाद बोलता है चलो देखते हैं तुम्हारे ये वाइन फॉरेस्ट इन के नाम के जैसे इसके ड्रिंक्स भी उतने ही अच्छे हैं या फिर नहीं। वेटर भी बोलता है हम हमारे इनके सबसे बढ़िया लिकर और डिशेस को लेकर के आते हैं आपके लिए। जो बोलता है चलो देख लेंगे। वेटर बोलता है आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वेटर के चले जाने के बाद जो टेबल पे बैठा बैठा सोच रहा होता है अगर मैं लगभग आधे महीने तक एकदम बढ़िया तरीके से खर्चा करूंगा तो फिर मेरे बारे में रूमर्स इस चोयांग काउंटी में जरूर से ही फैल जाएंगे। उसके बाद ना जो कि सोचने के बाद थोड़ी देर में वेटर भी जो के लिए डिशेस लेकर के आ जाता है और बोलता है हमारे मास्टर शेफ ने आपके लिए जिनसिंग चिकन सूप और 5 स्पाइसेस पोर्क को तैयार किया है और इसके साथ कुछ सीजनल ग्रीन्स भी हैं। जो उन सभी चखने को देख करके बोलता है अबे क्या तुम मुझसे कह रहा है कि मैं सारे सारे फैटी मीट्स को खाऊं और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा वेजिटेबल्स में भी वैरायटी नहीं है। वेटर जो के नखरे को देख करके बोलता है मैंने जो अभी खाना लाया वो कम से कम 3 सिल्वर टेल्स का होगा, लेकिन फिर भी ये और भी ज्यादा खाने को मंगवाना चाहता है। वेटर ऐसा सोच के जो से माफी मांगता है और बोलता है मैं आपके लिए इमीडिएटली कुछ और नए वेजिटेबल्स को लेकर के आता हूँ। जो बोलता है वैसे इस दारू का नाम क्या है। वेटर बोलता है इस दारू का नाम न्यूअर होंग है और ये हमारे इनका सबसे बेस्ट लिगर है जिनके ऊपर कि हम गर्व करते हैं। जो उस दारू को एक कप में डालते हुए सोच रहा होता है इस दारू के बारे में ऐसा कहा जाता है इसको एक लड़की के जन्म के समय पे यार्ड में गाड़ दिया जाता है और जब वो शादी की उम्र की हो जाती है तो सेलिब्रेशन के तौर पे इसको पिया जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये मेरा आइसी कोल्ड लिकर के क्वालिटी को मैच कर पाएगी या फिर नहीं। हालांकि इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस निकल रही है वो बिल्कुल आइसी कोल्ड लिकर के ही बराबर है। सच में ये न्यूअर होंग कहलाने के बिल्कुल लायक है। जो ऐसा सोच के उस दारू को एक सिप लेता है और वेटर से बोलता है सच में ये दारू तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ये काफी पसंद आया। ऐसा ही थोड़े और ड्रिंक्स और डिशेस लेकर के आओ। जो कि ऑर्डर करने के बाद जैसा कि इसने सोचा था वैसा ही इसके बारे में रूमर्स फैल जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक यंग रिच और एक नोबल यंग मास्टर आ चुका है। फिर जो को ऐसा ही करते करते आधे महीने बीत जाते हैं और आधे महीने बाद एक लड़की जो के पास आती है और बोलती है मैंने सुना था कि फॉरेस्ट इन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग मास्टर अपेयर हुआ है और सच में तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा रिमार्केबल तो हो। जो उस औरत को देख करके बोलता है आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। औरत ये सुन के जो को थैंक यू बोलती है। इस पे जो उस लड़की से पूछता है क्या तुम ही 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस हो। लड़की बोलती है आखिर कौन है ये। जो ये सुनते ही बोलता है तो तुम सच में हो। इसके बाद जब ये दोनों टेबल पर आराम से दारू वारू पी रहे होते हैं तो फिर ये औरत जो को
चेक करने के लिए अपने एनर्जी को जो की तरफ भेजती है, लेकिन जो उन सभी एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको देख करके ये पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। जो बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक अंडरस्टैंड रियलम के मार्शल मास्टर से। औरत शौक में सीधा अपनी जगह से खड़ी होती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अबे तू तो अनफैथमेबल रियलम का बंदा है। जो बोलता है, अबे शांत हो जा और इज्जत से बैठ जा। औरत सोचती है ये क्या पागलपंती है, एक 7th थ्रोन रियलम के जितना स्ट्रॉन्ग मार्शल मास्टर इस कंट्री साइड में क्यों अपेयर हुआ है। औरत ऐसा सोच के अपना जो एस्थेटिक वाला लुक था उसकी ऐसी की तैसी कर लेती है और छपरी लुक में आते हुए बोलती है, तुम जरूर सही अलायंस के एक कुत्ते होगे। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जो कि मुझे इतना ज्यादा अजीब फील हो रहा था। यहाँ पे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक हैंडसम बंदा ढेर सारे पैसों के साथ आसमान से टपक जाए। तो अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या तुम दोबारा से मुरीम के वही फालतू से लेसन को सुनाने के लिए आए हो मेरे पास, और क्या मैं पहले से ही लौकी नहीं रह रही हूँ। मैं भले ही भाई तुम लोगों को इनके जो कन्वर्सेशन है उसको एकदम प्यार और इज्जत से बता रहा हूँ, लेकिन ये लड़की हर एक लाइन में जो को गाली दे करके बोल रही है। तुम लोग ऐसा मान सकते हो भाई। जो इसके इन हरकतों को देख करके सोच रहा होता है, मैं इसके अंदर से जिन गुहाई से भी एक लेवल ऊपर क्रेजीनेस को सेंस कर पा रहा हूँ। औरत जो को गुस्से में बोलती है, आखिर इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैंने तुम लोगों को पहले से ही उससे भी ज्यादा पैसे को दे दिया है जितना कि मेरे ऊपर बाउंटी था लास्ट टाइम, और अब तुम लोग मेरे पास दोबारा से आए हो कुछ और चीज को लेने के लिए। अब क्या तुम लोग मेरे बॉडी के पीछे पड़े हुए हो। जो इस औरत की बात को सुन के सोचता है, वाह मुरीम अलायंस के अंदर भी एक चूहा निकल गया। मैंने तो सोचा था सारे के सारे वॉरियर्स 9 ग्रेट सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैंस के एकदम इम्प्यूरियस होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग इस औरत के साथ इन्वॉल्व हो रखे हैं। जो ऐसा सोच के बोलता है, मैं तुम्हारे बॉडी अल्टरेशन आर्ट के पीछे हूँ। औरत ये सुन के जो को गरियाते हुए बोलती है, देखो तो सही कौन सा नया पागल आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कोई एक पागल बंदा आएगा और एक मार्शल आर्टिस्ट से उसके ट्रेड टूल को ही जानने की कोशिश करेगा। तुम जैसे लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर हो, जाओ और सीधा जाकर के डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लो। मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे ये सोच सोच के उतना ज्यादा और गुस्सा आ रहा है। औरत जितने में जो को गरिया रही होती है उतने में जो बोलता है, 10,000 गोल्ड टेल्स। औरत पहले पहले तो जो की बातों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब इसका ध्यान पड़ता है तो ये एकदम इज्जत से बोलती है, यंग मास्टर क्या आपने अभी कुछ कहा। जो एक चेक को टेबल पे रखते हुए बोलता है, ये कॉन्टिनेंटल बैंक का एक वाउचर है और ये पूरी तरीके से क्लियर और सेफ है। औरत ये देख करके जो को हैरानी वो बोलती है, यंग मास्टर क्या आप सच में मुझे 1000 गोल्ड टेल्स दे रहे हैं। लेकिन भाई जो इसके कोई फालतू के क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है और सीधा बोलता है, मुझे बॉडी अल्टरेशन आर्ट चाहिए। औरत ये सुन के मुंह फुलाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर जरूर सही कभी कभी ऐसा होता होगा, तुम्हारी आईलिड्स और लिप्स कभी कभी तुम्हारी बिना कोई मर्जी के कांपती होगी। जो बोलता है, हाँ बिल्कुल कांपती है, तो इसमें क्या। औरत बोलती है, तुम क्यों ना एक बार इसको खुद से ट्राई करो। जो सोचता है, अब ऐसा तो है नहीं मेरे अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है, तो फिर मैं ये क्यों करूँ। जो कि सोचने के बाद औरत फेस को लेकर के एक लंबा चोखा ज्ञान देती है, जो कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई, अगर तुम लोग साइंस नहीं पढ़ते हो तो। और अगर पढ़ भी रहे होगे तो फिर भाई यहाँ से पढ़ के कौन सा तुम लोग डॉक्टर बन जाने वाले हो। तो चलो छोड़ो भाई, साइंस की बातों को पीछे रखते हैं और अपनी फालतू बात पे आते हैं, जहाँ पे वो फेस के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद बोलती है, ऑर्डिनरी लोग के पास ये कुछ फेशियल मसल्स होते हैं जिनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास डेड मसल्स भी होते हैं। जो डेड मसल्स के बारे में सुन के क्यूरियस होता है तो औरत एक्सप्लेन करती है, जिन फेशियल मसल्स को तुम अपनी मर्जी से हिला सकते हो उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और जिनको नहीं हिला सकते उसको डेड मसल्स कहते हैं। और साथ में तुम्हारे फेस के अंदर 8000 से भी ज्यादा मिन्यूट फेशियल नर्व होते हैं जिनको कि तुम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो 8000 से भी ज्यादा नर्व्स के बारे में सुन के हैरान होते हुए सोचता है, मैंने भले ही कोई मॉडर्न मेडिकल टेक्स्ट को नहीं पढ़ रखा है, लेकिन क्या ये सच में सही बात है कि हमारे फेस के अंदर इतने ज्यादा मसल्स होते हैं। और जो कि एक्सप्रेशन को देख करके बोलती है, ये नेचुरल सी बात है कि तुम पहली बार में तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले पहले तुमसे पूछा था, क्या तुम्हारी आईलिड्स और लिप्स बिना तुम्हारी मर्जी के कभी कांपी है। भले इंसान डेड मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये इसके साथ जिंदा तो रहते हुए आए हैं ना, तो फिर क्या तुम अपनी मर्जी से अपने ऑर्गन्स के मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि हार्ट। जो औरत के एक्सप्लेनेशन को सुन के बोलता है, तो फिर तुम्हारी ये बॉडी
अल्टरेशन आर्ट जरूर से ही फेस के डेड मसल्स को कंट्रोल करने को लेकर होगी। औरत बोलती है बिल्कुल सही, फेस के डेड मसल्स को कंट्रोल करना बिल्कुल ऐसा दिखता है। औरत ऐसा बोल के अपने फेस को गीगा चैट के अंदर ट्रांसफॉर्म करती है और बोलती है इसको देखो और मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई ऐसा फेस या फिर एक्सप्रेशन होगा जिसको कि मैं क्रिएट ना कर पाऊँ। भाई बंदी बात तो सही बोल रही है, इसकी जॉ लाइन देखो भाई, क्या ही तो मत लग रही है। जो औरत के चेहरे को देख करके हैरान होते हुए सोचता है इस लेवल की मास्टरी, ये तो बिल्कुल बोल मोल्डिंग आर्ट के बराबर है। 1000 गोल्डन टेल्स को इससे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे भले ही इसके लिए 10,000 गोल्डन टेल्स भी क्यों ना देना पड़े, फिर भी मैं ये सीखूंगा। जो ऐसा सोच के औरत से बोलता है प्लीज मुझे ये सिखाओ। औरत ये देख करके अकड़ दिखाते हुए बोलती है ना भाई ना, अब मेरे विचार बदल चुके हैं। जो हैरान होते हुए बोलता है हमने तो पहले से 1000 गोल्डन टेस्ट में सारी चीजें सेटल कर ली थी ना। औरत बोलती है मैंने अपनी वर्जिनिटी को सेक्रीफाइस कर दिया और 7 साल तक कोर्टिशियन की तरह रहा इस मॉन्स्टर्स नेचुरल 1000 फेस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए। मैं कुछ 1000 गोल्डन टेल्स के लिए अपने उन हार्स ईयर्स को यूं ही डोनेट नहीं कर सकता। मतलब कि भाई सीधी सी बात है, ये लालवत्ती के कर्मचारी जो से नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही है रेट को लेकर के। जो औरत की बातों को सुन के सोचता है अबे हरामी औरत, जिस समय पे तूने मेरे मुंह से 1000 गोल्डन टेल्स के बारे में सुना था उस समय से तू मेरे को यंग मास्टर कहना शुरू कर दी और अब अपने बातों से पलट रही है। जो ऐसा सोच के बोलता है तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। औरत बोलते हैं या तो तुम वाइल्ड हेवन लीग के लीडर को मार दो या फिर इस मार्शल आर्ट के ऊपर गिव अप कर दो। जो ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है ये पागल औरत डार्क हेवन एसोसिएशन के लीडर से भी ज्यादा बदनाम वाइल्ड हेवन के लीडर को मारने को कह रही है। अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इविल एम्परर डोगू जैंग चियन, वो एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जो कि डार्क हेवन एसोसिएशन के लीडर से भी ऊपर मार्शल आर्ट्स के पूरे एकदम पिनेकल पे है। और वही बंदा अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का ट्रूली लिविंग लेजेंड है। जो कि ऐसा सोचने के बाद औरत बोलती है ये तो कुछ ऐसा है जो कि बड़ी आसानी से कर लोगे ना तुम। अगर तुम सच में एक अनफैथमेबल रियलम के मार्शल मास्टर होगे जो कि मुरीम अलायंस से आया है तो फिर ये करना तो तुम्हारे लिए और भी इजी होगा। वैसे भी डार्क हेवन एसोसिएशन तो पहले से ही बर्बाद हो ही चुकी है और मुरीम अलायंस वैसे भी अब तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगी ही करेगी। जो बोलता है वाइल्ड हेवन लीग के लीडर को मारने पे बस एक छोटी सी मार्शल टेक्निक, ये तो बड़ी अनफेयर ट्रेड है। औरत बोलती है अरे तुम इस टेक्निक को इतना ज्यादा हल्के में मत लो, ये 1000 फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्कोप ही स्कोप है, तुम इसको जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसीलिए प्लीज उस हरामी को पहले मार दो। जो ये सुन के सोचता है इविल एम्परर के बारे में जो रूमर फैल रखा है उसको सुनने से ये समझ में आ जाता है उसने पहले से ही अपनी ह्यूमैनिटी के ऊपर गिव अप कर दिया है। कोई इस जैसे अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लीडर को मारना जो कि आगे जाकर के और भी बुरे बुरे काम करेगा वो कोई बुरी बात तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है उसके पास 20,000 सोल्जर्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट का फोर्स है। जो ऐसा सोच के बोलता है अगर तुम एक्शन लेने के डेट को सेट नहीं करते हो तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। और हाँ तुम्हें मैं बता दूं मैं कोई मुरीम अलायंस से नहीं आया। औरत बोलती है तो फिर तुम कहाँ से आए हो। जो बोलता है मैं जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से आया हूँ। औरत ये सुनते ही एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम जूनियर सॉर्ड गॉड हो। वाह, ऐसा लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए आसमान से गिराया है। वैसे मेरे थॉट्स दोबारा से चेंज हो चुके हैं। जो ये सुन के चिढ़ते हुए बोलता है ना भाई ना, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हारा मूड स्विंग क्यों हुआ। अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें और पैसा देने के लिए तैयार हूँ। औरत ये सुन के सिग्मा टट्टा वाले चेहरे में एकदम हवस भरी अंदाज में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। जो ये सुनते ही घबराते हुए बोलता है अबे ऐसा तो हो ही नहीं सकता पागल औरत, हम तो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को आधे दिन से भी कम से जान रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लव कहाँ से आ गया, चल मेरे से दूर हट जा। औरत बोलती है आखिर यहाँ पे बाथरूम कहाँ पे है, क्या हमें यहीं कर लेना चाहिए। जो बोलता है क्या कर लेना चाहिए। अबे हफ्सी औरत तेरे कहने का मतलब क्या है। औरत बोलती है आगे से करोगे पीछे से
से करोगे या फिर मैं टॉप पे रहूं। जो ये सुन के गुस्सा होकर के वहां से जाते हुए बोलता है भले ही मुझे बॉडी अल्टरेशन आर्ट की जरूरत कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये तो कभी नहीं करने वाला, चलो अपने अपने रास्ते चलते हैं। औरत जो कि ऐसे रिएक्शन को देख करके तेजी में अपने चेहरे को फिक्स करती है और दोबारा से जो से चिपकते हुए बोलती है अब बताओ अब क्या मेरा फेस तुम्हारे लिए काफी होगा। जो गुस्से में बोलता है तू पागल कुतिया एआई, मेरे से दूर हो जा, मेरे से यूं चिपकना बंद कर। औरत बोलती है क्या तुम्हें बॉडी अल्टरेशन आर्ट को नहीं सीखना है। जो बोलता है सबसे पहले तो मुझे जाने दो ताकि हम बात कर सके ढंग से। औरत ये सुन के जो को आजाद कर देती है तो जो इसके चंगुल से निकलने के बाद बोलता है चलो फिर ठीक है अपनी टेक्निक को दोहराना शुरू करो। औरत बोलती है अपने डेड मसल्स को हल्के इनर क्यूआई के साथ स्टिमुलेट करके कंट्रोल करना इस बॉडी अल्टरेशन आर्ट का एसेंस है। जो ये सुन के बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता ही था, लेकिन डेड मसल्स को कंट्रोल करने से पहले मुझे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में तो जानना होगा, जो कि मेरे लिए अभी तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। औरत बोलती है बिल्कुल है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने डेड मसल्स को अवेकन करना पड़ेगा। जो बोलता है अवेकन वो कैसे होगा। औरत जो को डराते हुए बोलती है क्या तुम उसको हैंडल कर पाओगे। जो बोलता है किसको हैंडल कर पाऊंगा भाई। औरत बोलती है डेड मसल्स को अवेकन करने का प्रोसेस कुछ ज्यादा ही दर्दनाक होता है। जो ये सुन के सोचता है जब मैं गोटे मार के अखरोट तोड़ देता हूँ उसका दर्द मेरे सामने कुछ नहीं है, तो फिर ये छोटा मोटा दर्द मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, जो ऐसा कुछ नहीं सोचता, जो बस ऐसा सोचता है अगर एक चींटी का काटने पे 10 रुपए मिल रहे हैं तो फिर भाई 10 रुपए का क्यों बर्बाद जाने देना। जो फिर ऐसा सोच के बोलता है चलो फिर ठीक है मुझे बताओ ये किस तरीके की ट्रेनिंग है। औरत बोलती है वैसे ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, चलो फिर ठीक है अपने इनर क्यूआई और इंटेंट को रिलीज करो और बिल्कुल भी रिटेलिएट करने की कोशिश मत करना। जो ये सुन के सोचता है मुझे नहीं पता भाई ये किस तरीके से मुझे सिखाने वाली है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली मुझे कुछ सिखा रही है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसको एंड्योर करने के अलावा। जो ऐसा सोचते सोचते अपने इंटेंट और इनर क्यूआई के फ्लो को स्टॉप कर देता है और ऐसा करने के बाद औरत से बोलता है मैंने वो कर लिया जो कि तुमने कहा था। यहाँ पे भाई लोग हो सकता है शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि पीछे प्रिंट हो रखा था रिलीज करना है और यहाँ पे जो कि है ये सील कर रहा है, शायद से रिलीज करने वाला सीन नहीं होगा, यहाँ पे सील करने वाला सीन होगा। और भाई लोग मुझे भी इसके बारे में नहीं पता चला क्योंकि मैं भी तुम लोगों के साथ ही साथ में चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो चलो फिर मेरे को जो करेक्शन करनी थी वो मैंने कर दी। नाउ बैक टू द स्टोरी। औरत जो कि रेडी हो जाने के बाद बोलती है चलो फिर ठीक है अगर तुम इसको नहीं सह पाए तो तुम चिल्ला सकते हो। जो इससे पहले कि औरत की इस वाली बात को समझ पाता, औरत सीधा अपने हाथ को उठाती है और जो कि गाल पे एक जोरदार तमाचा लगाती है। वहीं इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा पैनल के अंदर जैंगो को दिखाया जाता है जो कि बचे हुए स्पाइस की साफ सफाई कर रहा होता है। नाउ जो चाटा खाने के बाद औरत के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अबे पागल कुतिया औरत, ये क्या तू फालतू की हरकत कर रही है। और भाई तुम लोग देख ही सकते हो एक ही चाटे के अंदर जो कि आंख से आंसू तक आ चुके हैं। औरत बोलती है इंटेंस और एक्सट्रीम पेन ही सबसे फास्टेस्ट तरीका है डेड मसल्स को अवेकन करने का। भले ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन तुम्हें कम से कम 1000 चाटे तो खाने ही पड़ेंगे अपने डेड मसल्स को अवेकन करने के लिए। और शायद से ऐसा भी हो सकता है 1000 हिट कंप्लीट होने से पहले ही तुम्हारे डेड मसल्स अवेकन होना शुरू हो जाए। इसीलिए जब तुम्हें चाटा पड़ेगा तो उसके सेंसेशन को अपने दिमाग के अंदर बिठा के रख लेना है और ऐसा करने के बाद ही तुम्हारे डेड मसल्स अवेकन होंगे। जो 1000 चाटे के बारे में सुन के पूरी तरीके से शॉक होता है, वहीं दूसरी तरफ औरत अपने हाथ में थूक लगा कर जो को चट्टे मारने के लिए तैयार होते हुए बोलती है अब जब हमने कोई चीज को स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर चलो उसको फिनिश भी कर लेते हैं। जो ये देख करके घबराते हुए बोलता है अरे रुको रुको रुको, मुझे जरा सोचने का समय तो दो। औरत बोलती है अगर एक बार तुमने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया तो फिर तुम्हें जरूर से अपने ओपोनेंट के अंदर उसे घुसा देना चाहिए। जितना ज्यादा तुम इसको लंबा खींचोगे या उतना ज्यादा पेनफुल बनता जाएगा। जो अपने घबराते हुए हालात में ही सोचता है मेरी एक चाटे में ही अगर ऐसी हालत हो गई तो फिर 1000 चाटों में क्या होगा। अभी तो वो सारे भी बच रहे हैं। जो जितने में इन सभी बातों को सोच रहा होता है उतने में इसकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है जहाँ पे लोग झांक झांक के देख रहे हैं कि जो के साथ आखिर हो क्या रहा है। जो ये देख करके वहां से जाते हुए बोलता है मुझे लगता है हमें कोई शांत जगह पे जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हमें देखने वाली आंखें
रखे हैं। औरत भी ये सुन के तैयार हो जाती है और ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच के जो औरत से बोलता है क्या यहाँ पे कोई और सा तरीका नहीं है, मुझे क्या सच में डेड मसल्स को अवेकन करने के लिए अपने फेस के ऊपर चाटा ही खाना पड़ेगा। औरत बोलती है नहीं, इसके अलावा यहाँ पे और कोई मेथड नहीं है, लेकिन रुको जरा, यहाँ पे एक मेथड जरूर सही है। जो बोलता है हैं सच में? औरत बोलती है नेचुरल 1000 फेस ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट मैनुअल के हिसाब से अगर तुम साउथ मंचूरिया में रहने वाले लेजेंडरी क्रीचर 10,000 ईयर ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के पॉइजन को अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। कोई उस तरह की पॉइजन की हेल्प से तुम अपने फेस की मसल्स को बहुत जल्दी स्टिमुलेट करके एक्टिवेट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ऐसे पॉइजन्स के लिए तुम्हें साथ में हमेशा एक एंटीटोड को तो रखना ही चाहिए। जो उस पॉइजन के बारे में सुन के बोलता है तो तुम्हारा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि मुझे चाटे ही खाने पड़ेंगे, अब यही एक चारा है तो बस स्टार्ट भी करो। औरत अपने आंख में आंसू लेते हुए जो को चाटा मारने के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। जो ये सुन के बोलता है अब अपनी ये बकवास करना बंद करो और अब शुरू भी करिए करना। औरत ये सुनने के साथ ही तैयार हो जाती है और जो को चट्टे पे चट्टे मारना शुरू कर देती है। वहीं जो चाटा खाते हुए सोच रहा होता है आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आखिर मुझे ऐसे पिटना क्यों पड़ रहा है। जो फिर ऐसा सोचते सोचते कुछ 100 चाटे खाने के बाद औरत को चिल्ला करके रोकता है, जिसपे औरत बोलती है आखिर तुम ये क्या फालतू सी हरकतें कर रहे हो, मैंने जो कहा था क्या तुमने वो ढंग से नहीं सुना, अगर एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम्हें कम से कम 1000 चाटों को तो इंड्योर करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो के पास भी कोई चारा नहीं बचता और ये रोते रोते इस औरत को गाली देने के अलावा और भी कुछ नहीं कर पाता। औरत भी इसके बाद जो को चट्टे मारना दोबारा से शुरू कर देती है। वहीं भाई चट्टे खाते खाते अपना जो जो सोच रहा होता है वो थॉट सुनो तुम लोग, मैं और ज्यादा दर्द को नहीं सह सकता। एक ही जगह पे बार बार हिट खाने का फायदा यही है वो एक्सट्रीम पेन भी पूरी तरीके से बियरेबल हो जाता है जैसे जैसे बंदा इससे यूज टू होने लगता है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ये टूटते मेंटल हालात को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई बीस्ट हूँ और उस बीस्ट को टेम किया जा रहा है। आखिर अब कितने ज्यादा हिट्स हो चुके हैं, शायद से 500 हो चुके होंगे। इवन कुछ कुछ पॉइंट पे तो मैं अपने सिर तक को ढंग से घुमा लिया करता था ताकि ये मुझे आसानी से हिट कर पाए। क्या सच में यही फीलिंग होती है किसी से पिटने की? ना भाई लोग, जो कि इसी सोच के साथ ही इसके पिटने का सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद कि ये अपने फेस को टच करके बोलता है आखिर ये मेरे फेस के साथ हुआ क्या। औरत भी जो को बोलती है आखिरकार तुमने अंत में कर ही लिया, अब जल्दी करो और फोकस करो, तुम्हें जरूर से ही उस सेंसेशन को याद रखना पड़ेगा। जो भी ये सुन के फोकस करने लग जाता है तो औरत बोलती है तुम्हें सारी की सारी बात याद तो है ना, बहुआ एक्यूपॉइंट और ना हुआ एक्यूपॉइंट के बारे में, तो चलो जल्दी करो और उन सभी स्टेप्स को फॉलो करो। जो ये सुन के औरत की सारी बातों को याद करता है जहाँ पे उसने नाहू, बाहुई और टायान एक्यूपॉइंट के बारे में बताया था जो कि हेड के अंदर लोकेटेड होता है, जिनको अगर रेकलेसली सिमुलेट किया जाए तो फिर बंदे की डेथ भी हो सकती है इमीडिएटली। लेकिन ये औरत चाहती है मैं अपने इनर क्यूआई को इन सभी डेंजरस पॉइंट में डालूं और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट करूं। ये मेथड इतना ज्यादा डेंजरस है कि एक गलती से या तो बंदा मर जाएगा या फिर पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। जो को यूं सोचता देख करके औरत बोलती है मेरी बातों के ऊपर क्वेश्चन करना बंद करो और बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। औरत की ऐसी बातों को सुन के पीएल के अंदर जितने भी एंसेस्टर होते हैं वो भी पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। इवन शॉर्ट गॉड तो ये तक बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई भी बैकलेस हुआ तो फिर मैं इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाऊंगा। डीमन गॉड इस पे बोलता है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही खत्म होने को जा रही है, मैं मैनिफेस्ट हो जाऊंगा, तुम रहने दो। डीमन गॉड के ऐसा बोलने के बाद हमें औरत का सीन दिखाया जाता है जो कि जो को चिल्लाते हुए बोल रही होती है अगर ये एक्सेलरेशन ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फिर इनर्शिया की वजह से तुम्हारी जो इनर क्यूआई है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। उसी मूवमेंट पे जब तुम्हारी इनर क्यूआई बाहर की तरफ आएगी तभी तुम अपने सारे डेटा मसल्स को सेंस कर पाओगे जो कि अभी पूरी तरीके से रैम्पेज पे होंगे। इसीलिए याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। जो भी है सुनने के बाद औरत की सारी बातों को फॉलो करता है और जैसा कि इस औरत ने कहा जो जैसे जैसे स्टेप्स को दोहराता जाता है वैसे वैसे इसका काम भी कंप्लीट हो ही जाता है और वो भी एक ही ट्राई में, जिसको देख करके ये औरत भी हैरान होते हुए बोलती है डैम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था फेस अवेकनिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में कोई अचीव कर सकता है।
जो फेस अवेकनिंग को अचीव करके बोलता है कितनी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे लिए काउंटलेस नए नए रास्ते तैयार हो चुके हैं मेरे फेस के ऊपर। क्या इन्हीं पाथवे से डेथ मसल्स को कंट्रोल किया जा सकता है? औरत हंसते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूँगी ये तुम्हारे लिए अभी पूरी तरीके से ढंग से काम नहीं करेगा। पहले पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा। जो ये सुन के अपने फेस के अंदर इनर क्यूआई डाल के उसको चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसके चेहरे के ऊपर मस्सा हो जाता है, जिसको देख करके जो भी बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। औरत बोलती है तुमने जो अभी अकम्प्लिश किया वो फेस अवेकनिंग का सबसे पहला स्टेज है। तुमने तो बस अभी डेड मसल्स के सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू किया है। यहाँ पे अभी भी 3 स्टेजेस बच रहे हैं। जो ये सुन के बोलता है तो इसका मतलब है इस टेक्निक में टोटल 4 स्टेजेस हैं। औरत बोलती है हाँ बिल्कुल, और मैं अभी भी इसके फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची हूँ। 3 स्टेप्स 1000 फेस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना ट्रू नेचुरल 1000 फेसेस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बराबर है, जिसके अंदर 3 ही स्टेप्स में 1000 से भी ज्यादा चेंजेस किए जा सकते हैं। और जो से ऐसा बोलने के बाद इस टेक्निक के अगले स्टेजेस के बारे में 4 घंटे तक इसको लेक्चर देती है, जिसको सुन के जो भी इसको थैंक यू बोलता है और अपने पास से कुछ नोटों की गड्डियां निकालता है, मतलब कि चेक्स भाई, जिसको देख करके औरत तो पूरी तरीके से हैरान होकर के पूछती है कितना होगा ये? जो बोलता है लगभग 20,000 गोल्ड टेल्स। औरत ये सुन के अपने ख्याली पुलाव बनाते हुए सोचती है आखिर किसने ही ऐसा सोचा होगा, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जो कि अपने जेब के अंदर इतना पैसा लेके घूमता होगा जो कि एक स्मॉल काउंटी को खरीदने के लिए काफी है। फिर भी ये जो मुझे पैसा दे रहा है वो हमारे इनिशियल एग्रीमेंट से 20 टाइम्स ज्यादा है। ये सच में नेचुरल 1000 फेसेस ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यू को समझ रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे भी अपने थोड़े से अप्रिसिएशन को दिखाना चाहिए इस बंदे के सामने। औरत ऐसा सोच के जो से बोलती है मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। जो बोलता है हैं ये 20,000 गोल्ड टेल्स है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें क्या सच में ये नहीं चाहिए? औरत बोलती है मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। जो बोलता है कुछ और क्या चाहिए? औरत अपनी अदाएं दिखाते हुए बोलती है यहाँ के बारे में क्या ख्याल है, मुझे बाहर करने में और भी ज्यादा मजा आता है। जो ये सुनते सही घबरा करके अपने तलवार को निकालते हुए बोलता है तुमने अपनी बकवास दोबारा से शुरू कर दी। जो को यूं शॉर्ट लेविटेशन का यूज करता देख करके औरत हैरान होते हुए बोलती है टेलीकिनेसिस, ये तो टेलीकिनेसिस है। नहीं एक मिनट रुको जरा, ये टेलीकिनेसिस नहीं बल्कि स्वॉर्ड स्पिरिट है। वाह, इसको देख करके मुझे भरोसा हो गया जूनियर स्वॉर्ड गॉड की फ्लाइंग स्वॉर्ड वाली कहानियां पूरी तरीके से सच्ची है। नहीं तो पहले मुझे लगता था कि ये किसी बेवड़े ने मस्त मजे मजे में कोई स्टोरी बना दी। जो उछल के अपने स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी टेक्निक के बदले में तुम्हें पैसा देने का वादा किया था जो कि मैंने दे दिया। अगर तुम मेरे से ऐसे ही फालतू से डिमांड करोगी तो फिर मैं ये अब और ज्यादा नहीं सहने वाला हूँ। और औरत बोलती है और क्या भाई? जो बोलता है मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, इसलिए मेरे मैरिज लाइफ के रास्ते में ऐसे रोड़ा मत बनो बिना कोई फालतू रीजन के। औरत बोलती है बस क्योंकि तुमने अपने आप को ग्लोबल में पैक कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई हेडशॉट नहीं पड़ेगा। जो बोलता है अबे कुतिया कहीं की इन मेटाफर्स को अपनी मर्जी से यूं ऐसे इस्तेमाल मत कर। जो ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है उतने में औरत चिल्लाते हुए बोलती है जूनियर स्वॉर्ड गॉड, क्या तुम अपने मास्टर का एक बार के लिए नाप में ही नहीं पूछने वाले हो? जो ये सुन के बोलता है चलो फिर बता दो तुम्हारा नाम क्या है? औरत बोलती है बायहुआलिन, बायहुआलिन मेरा नाम है। जो बायहुआलिन के नाम को सुन के वहां से जाते हुए बोलता है ये सच में एक अच्छा नाम है। वालिन पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है चलो फिर ठीक है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में मिलते हैं। जो उड़ते हुए सोचता है बकवास, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें दोबारा से देखने का। जो कि ऐसा सोचने के बाद यहाँ का सीन कट होता है और हमें कुछ समय बाद हेनान प्रोविडेंस के काइफेंग नाम की एक जगह के अंदर बैगर सेक्ट के एक ब्रांच को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है डांग जोचियोल नाम से, जो कि बैगर सेक्ट का एक प्रॉमिसिंग टैलेंट होता है। जो चियोल बैगर सेक्ट के ब्रांच के पास पहुंच के बोलता है ये कमीने अभी भी मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे, क्या मैंने दोबारा से लोकेशन ढूंढने में गलती कर दी? डैंग चियोल ऐसा बोल के सोचता है भले ही मैं आसपास कितना भी ज्यादा क्यों ना देख लूं, ये डेफिनेटली हमारा प्रॉमिस किया हुआ लोकेशन है, ये जगह भी सही है और ये वक्त भी सही है, लेकिन अभी तक दूसरा डिवाइन बैगर आया नहीं है। अगर ये कुछ लोगों की बात होती तो बात भी थी, लेकिन टोटल 60 राइटियस ब्लड स्क्वाड डिवाइन बैगर्स के मेंबर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि कभी भी होना नहीं चाहिए था। जो जियोल जैसे ही इन बातों को सोचता है वैसे ही इसकी नज़र कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है, जिसके पास ये भाग करके जाते हुए बोलता है आखिर आप सभी लोग यहाँ से क्यों
आ रहे हैं। जो जियोल की ऐसी बातों को सुन के वहाँ पे ये बालों वाला बुढ़ा बोलता है, व्हाट द, क्या यहाँ पे दो जो जियोल है? तुमने तो अभी अभी सारे सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट दूसरे डिवाइन बैगर से कलेक्ट किया फैब्रिक स्टोर से। जो जियोल ये सुन के घबराते हुए सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरा भेष बदल के आया और राइटियस ब्लड स्क्वाड से सारे के सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा के चला गया। जो जियो ने ऐसा सोच के चिल्ला करके ऑर्डर देते हुए बोलता है, सारे बैगर्स आसपास फैल जाओ और जल्दी जल्दी कल्प्रिट को ढूंढो और आप सभी लोग अभी के लिए यहीं पे ही इंतजार कीजिए। जो जियोल के ऐसा ऑर्डर दे देने के बाद हमें जीगल का सीन दिखाया जाता है, जो कि मुड़ी मलाइंस गया हुआ था और वो लोग जीगल को खबर सुन के भाई आपस में ही झगड़ने लग जाते हैं, आपस में ही तू मैं करने लग जाते हैं। वहीं इसके बाद ऑथर हमें जीगल का एक और एक्स्ट्रा पैनल दिखाता है, जहाँ पे वो जैसे ही और ज्यादा पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचता है, इसको पूरी तरीके से चिल्स आ जाते हैं, क्योंकि भाई अब तो ऐसा लगता है कि ये जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक स्लेव ही बन चुका है, पालतू कुत्ता। तो चलो फिर भाई लोग इस वाली वीडियो को यहीं पर रखते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो भाई लोग मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, ये वाली वीडियो जो कि है 7 तारीख को ही कंप्लीट हो गई थी और मैं जो कि शाम को इसको अपलोड भी कर सकता था एडिट करके, कम से कम मेंबर्स के लिए अपलोड कर देता, क्योंकि भाई 1 घंटे वाली तो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, बहुत टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने में। और भाई मेरे ऐसे हरकत करने का एक ही रीज़न है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर हुआ था और मेरा एक सब्जेक्ट में री आ गया और वो सब्जेक्ट है मैथ, जिसकी वजह से भाई मेरे को बिल्कुल भी कोई भी काम करने का मूड नहीं कर रहा था। वीडियो तैयार होने के बावजूद मेरे को एडिट करने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो को आज 8 तारीख को एडिट कर रहा हूँ और शायद से कल मैं 10 बजे अपलोड कर ही दूँ। तो अब बात आती है भाई, मैं वाली बात तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को टेंशन हो रही है और मेरे को ये टेंशन कम करना है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ जिससे मेरा टेंशन कम हो, ताकि मैं काम पे फोकस कर पाऊँ। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रॉब्लम बांटने से घटता है। तो चलो फिर भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, टाटा। और तुम लोग भाई ऐसे री मत लाना, तुम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे करो यार।